नमस्कार दोस्तों। आज का दिन कुंवर जी के नाम है। आज उनकी वर्षगांठ है और ये दिन है जब कवि का भौतिक जीवन समाप्त होने पर हम उस कवि को अपने भीतर कई बार नए सिरे से अर्जित करते हैं। कल से मैं उनका जो अंतिम खंड काव्य है, अंतिम रचना जो है, कुमार जीव को बार बार पढ़ रही हूँ। उसके ऐसे कई संकेत हैं जो मुझे कुंवर जी की बहुत याद दिला रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं पहले कुमार जीव की कुछ पंक्तियों से करूंगी और आज दो और साथी मेरे साथ हैं जिनका कुंवर जी से, उनके लेखन से गहरा संबंध रहा। बुल्गारिया से मिलेना ब्रात्योएवा और गीत चतुर्वेदी जी जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। मिलेना ने कुंवर जी पर बहुत काम किया है, उनके लेखन पर, और गीत जी ने उनकी एक पुस्तक का संपादन ही किया और भी कई अर्थ में उनके साथ जुड़े रहे। गीत जी स्वयं कवि भी हैं, तो एक बड़े कवि से एक नए कवि का सीखना, साझा करना, इस पर भी बहुत सी बातें उनके पास होंगी जिन्हें हम जल्द सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले कुंवर जी के कुमार जीव से एक छोटा सा अंश पढ़ूंगी। पिछले साल मुझे याद है कि आज ही के दिन जब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था उनकी याद में, तो मृणाल पांडे जी ने कुमार जीव के संदर्भ में उन्हें याद किया था। वही पंक्तियां रह रहकर मन में गूंजती रही और उससे जुड़ा हुआ ही एक हिस्सा पढ़ रही हूं। फिर से जिया जा सकता है कुमार जीव को, जैसे उसने जिया था तथागत को, क्योंकि कोई भी बुद्ध या कुमार जीव कभी भी मरता नहीं। कुंवर जी भी हमारे लिए ऐसे ही हमारे बीच हैं, ज्ञान परंपरा की एक श्रृंखला के रूप में। मैं कुमार जीव बुद्ध के उपदेशों का वाहक, अनुवादक मात्र नहीं, उनके माध्यम से अपना भी एक संदेश हूं, उनके संदेशों में शामिल। तथागत की शिक्षाओं के साथ उनमें मेरी साधनाएं भी शामिल हैं। मैं अपनी कृतियों में निबद्ध हूं, अपना वह प्रति समय भी हूं जिसमें जीवित रहूंगा अपने बाद भी तथागत के साथ। जैसे जीवित है तथागत अपने बाद भी अपने रचे उस परवर्ती उपसमय में आज भी मेरे साथ। तो कुंवर जी भी आज हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हम आज का ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, कुछ कविताओं का पाठ करेंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ किस्से सुनाएंगे और उनके साहित्य से जो हमें मिलता है उसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी मिलेना जी को। मिलेना जी, आप कुछ कविताएं पहले सुनाना चाहेंगी? नमस्कार जी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर रेखा सेठी जी को अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कुंवर नारायण जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस
वार्तालाप में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया। प्रतिभाशाली समकालीन हिंदी कवि तथा लेखक गीत चतुर्वेदी जी के साथ इस वार्तालाप में सम्मिलित होना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। कुंवर नारायण जी की बहुत कविताएं मेरी प्रिय हैं। शायद सबसे प्रिय आत्मजय महाकाव्य है। कारण ये है कि वो कठोपनिषद से संबंधित है। कठोपनिषद इस महाकाव्य का आधार है। लेकिन ये महाकाव्य बहुत लंबा है, इसीलिए मैं तीन छोटी सी कविताएं सुनाना चाहती हूँ। नदी के किनारे, पानी का स्वाद तथा कमरे में धूप। मैं सुनाने से पहले इसका जिक्र करना चाहती हूँ कि अंतिम कविता कमरे में धूप का अनुवाद बल्गेरियन में हो चुका है 8 सालों से पहले, और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसका अनुवादक मेरी एक सहेली और कुलीग है जिसका नाम नदेजदा रोजोवा है। और अभी मैं तो पढ़ा रहा सुना रहा हूँ। मिलेना जी, हाँ जी। आप कुछ लोग कह रहे हैं आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकेंगे? अरबी कैसी है? अच्छा है अभी? ये तो ये अभी मैक्सिमम है? ये मैक्सिमम है। हाँ जी। पहले से बेहतर है? पहले से बेहतर है। तुम अच्छा, कोशिश करूंगी। नदी के किनारे हाथ मिलाते ही झुलस गई थी उंगलियां। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने लिपटते हुए कहा, आग। मैंने साहस किया, खेलूंगा आग से। धूप में जगमगाती हैं चीजें, धूप में सबसे कम दिखाती हैं चिराग की लो। कभी कभी डर जाता हूँ अपनी ही आँख से, जैसे डर बाहर नहीं अपने ही अंदर हो। आग में पकती रोटियां, आग में पकते मिट्टी के खिलौने, आग का वादा फिर मिलेंगे नदी के किनारे। हर शाम इंतजार करती है आग नदी के किनारे। अभी मैं दूसरी कविता सुना रहा हूँ। पानी का स्वाद। आकर कर कहता है नमक, मैं तो हूँ नमक, मैं कभी नहीं बदलता अपनी राय, और पानी में घुल जाता। इतारा कर कहती शक्कर, मैं तो हूँ मीठी, मीठी ही रखूंगी हमेशा, और पानी में घुल जाती। इसी तरह खट्टा, कदुआ, तीता, बकट्ठा, हर स्वाद अपनी अपनी अकर और एंध लिए घुल जाता पानी में। पानी कहता, मैं हूँ जीवन, हर स्वाद के लिए जगह है मुझ में, माध्यमिक हैं मेरी क्षमताएं। समास हूँ विभिन्नताओं के बीच, रूप में, अरूप में, अपरूप में बहती हैं मेरी समावेशी संस्कृति की धाराएं। और अंतिम कविता, कमरे में धूप। हवा और दरवाजों में बहुत बहस होती रही, दीवारें सुनती रहीं। धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। सहसा किसी बात पर बिगड़ कर हवा ने दरवाजे को टर से एक थप्पड़ जड़ दिया।
किरकियान गरचुथिंग अखबार उठ कर खड़ा हो गया। किताबन मुंह बाएं देखती रही। पानी से भरी सुराही फर्श पर टूट पड़ी। मेस के हाथ से कलम छूट पड़ी। धूप उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। शाम को लौटी तो देखा एक कुहराम के बाद घर में खामोशी थी। अंगड़ाई लेकर पलंग पर पड़ गई। पड़े पड़े कुछ सोचती रही। सोचते सोचते न जाने कब सो गई। आंख खुली तो देखा सुबह हो गई। बहुत धन्यवाद मिलेना जी। आ, थोड़ी आवाज की दिक्कत हो रही है आपके एंड पर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ गीत चतुर्वेदी जी को कि वे कुछ कविताएं अपनी पसंद की कुंवर जी की सुनाएं। असल में जब मिलेना जी पढ़ रही थी तो मैं ध्यान दे रही थी कि ये कविताएं बहुत बहुत खूबसूरती से कुंवर जी जिस तरह किया करते थे, ऐसे शब्दों का जादू था कि साधारण सी बात में असाधारणता पैदा कर देना। जो रोज रोज की घटनाएं हैं, जैसे कमरे में चुपचाप धूप का चले आना, लेकिन जो पारखी नजर चाहिए धूप से बतियाने को, जो शब्द चाहिए वो कुंवर जी ने अर्जित किए अपनी कविता में। तो उनका एक अलग सा संबंध बनता था। मिलेना जी ने जो दो कविताएं पढ़ी वो प्रकृति से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन प्रकृति को नए अर्थ से ग्रहण करने में कुछ उसके साथ खेल करते हुए और कुछ उसके प्रति समर्पित होते हुए। तो गीत जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि अब आप अपनी पसंद की कुछ कविताएं पढ़ें। जरूर, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले डॉक्टर रेखा सेठी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हिंदी कविता मंच का आभार व्यक्त करता हूँ, मिलेना ब्रातेवा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी सुनी। यहाँ अचानक लाइट चली गई। आभार मैं प्रकट करता हूँ कि हमने आज कुंवर नारायण को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होने का फैसला किया। एक सेकंड, जरा सा ये लाइट यहाँ चली गई। यहाँ क्या है, सुबह से बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। तो हाँ, कुंवर जी की कुछ कविताएं जो मुझे, सिर्फ मुझे ही नहीं, तमाम लोगों को बहुत पसंद हैं, उन्हें बार बार याद किया जाता है, जिन कविताओं को बार बार पढ़ा जाता है, उन्हीं में से कुछ कविताएं मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पहली कविता है जख्म। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। इनकी दूसरी कविता जो हमारे बहुत आस पास है, और दरअसल वो एक बयान की तरह कुंवर नारायण के बाद के तमाम कवि, आगे आने वाले तमाम कवियों को एक विचारधारात्मक बयान की तरह बढ़ते जाने की सुविधा इस कविता में है, जो एक दृष्टि देती है। तटस्थ नहीं, अपने आप में एक कवि की पोजीशन क्या होती है। तटस्थ नहीं, तट पर हूं पर तटस्थ नहीं। देखना चाहता हूं एक जगमगाती दुनिया को डूबते सूरज के आधार से। अभी बाकी हैं कुछ पल, और प्यार का एक पल भी
बहुत होता है। इसी बहुलता को दे जाना चाहता हूं पूरे विश्वास से। इसी बहुलता को दे जाना चाहता हूं पूरे विश्वास से इन विह्वल क्षणों में कि कभी कभी एक चमत्कार हुआ है पृथ्वी पर जीवन के इसी गहरे स्वीकार से, जीवन के इसी गहरे स्वीकार। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि तट पर हूं पर तटस्थ नहीं, और कविता को ले जाते हैं वो कि कभी कभी एक चमत्कार हुआ है पृथ्वी पर जीवन के इसी गहरे स्वीकार से। ये रेंज कुंवर नारायण बहुत बड़ी रेंज की कवि। एक और कविता काफका के प्राहा में। काफका के प्राहा में, प्राग को चेक भाषा में प्राहा कहा जाता है, और कुंवर जी कई बार सही उच्चारण और सही शब्दों का बहुत सटीक प्रयोग किया करते थे। अगर कुछ लोगों को अगर कभी कंफ्यूजन होती थी कि ये शब्द कैसे बोला जाए या ये शब्द किस तरह से है, तो कुंवर नारायण एक डिक्शनरी की तरह, एक थिसॉरस की तरह, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह भी काम आते थे। इस तरह से वो गाइड करते थे अपने साथ के, अपने बाद के लोगों को। काफका के प्राहा में एक उपस्थिति से कहीं ज्यादा उपस्थित हो सकती है कभी कभी उसकी अनुपस्थिति। एक वर्तमान से ज्यादा जानदार और शानदार हो सकता है उसका अतीत। एक शहर की व्यस्त दैनंदिनी से अधिक पठनीय हो सकते हैं उसकी डायरी के पुराने पन्ने। एक अपरिचित भीड़ में भटकने से ज्यादा रोमांचक हो सकती है उसकी प्राचीनताओं में बसी सदियों पुरानी आत्माओं की आवभगत। बाजार की चौंधिया देने वाली जगमगाहट के बीच अचानक संगीत की एक उदास ध्वनि में हम पा सकते हैं उसके वैभव की एक ज्यादा सच्ची पहचान। कभी कभी एक जिंदगी से ज्यादा अर्थपूर्ण हो सकती है उस पे टिप्पणियां। एक प्रेम से ज्यादा मधुर हो सकती हैं उसकी स्मृतियां। एक पूरी सभ्यता की वीर गाथाओं से कहीं अधिक सारगर्भित हो सकती हैं एक स्मारक की संक्षिप्त भाषा। एक और कविता है, और ये इसलिए भी अपने आप में खासकर नौजवानों के लिए भाषा का प्रयोग कविता के भीतर कितनी सावधानी से किया जा सकता है, नई आधुनिक इस तरह की कविता में भी कितनी सावधानी बरतता है एक कवि, इसका उदाहरण ये कविता है पहले भी आया हूं। 13 पंक्तियों की एक कविता है और सारी पंक्तियां मैं, मुझे या मेरा इन सर्वनामों से जुड़ी हुई हैं, किंतु कहीं भी किसी सर्वनाम का प्रयोग नहीं है। पहले भी आया हूं, जैसे इन जगहों में पहले भी आया हूं, बीता हूं। जैसे इन महलों में कोई आने को था, मन अपनी मनमानी खुशियां पाने को था। लगता है इन बनती मिटती छायाओं में तड़पा हूं। लगता है इन बनती मिटती छायाओं में तड़पा हूं। किया है इंतजार, दी हैं सदियां गुजार। बार बार इन खाली जगहों में भर भर कर रीता हूं। रह रह पछताया हूं, पहले भी आया हूं, बीता हूं। पहले भी आया हूं, बीता हूं। तो कुंवर नारायण की कविताओं का जादू लगातार हम सभी लोगों के ऊपर सिर चढ़ के बोलता रहा है, और कविता पाठ में मैं इस जो छोटी सी श्रृंखला है इसमें आखिरी कविता जोड़ूं मैं, अब की अगर। पहले भी आया हूं, इस कविता का अंतर संवाद उस कविता के साथ पहले भी आया हूं कितनी
बारीकी से, कितनी सूक्ष्मता से होता है, एक बार हम इस तरफ भी नजर डालेंगे। अब की अगर लौटा तो, पहले वहां है पहले भी आया हूं, यहां है कविता अब की अगर लौटा तो। अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूंछे नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर करना देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्य तर लौटूंगा। घर से निकलते, सड़कों पे चलते, बसों पे चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं, अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। अब की अगर लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। तो रेखा जी, कुंवर जी की ये कुछ कविताएं जो बेहद करीब हैं हमारे मन के, जिन्हें अक्सर दोस्तों के बीच, समूह के बीच या अकेले में बैठ करके भी पढ़ा जाता है, बार बार जिससे इंस्पायर हुआ जाता है। ये वो कविताएं हैं मेरे लिए, और भी ऐसी तमाम हैं, किंतु एक अगर गुच्छा बनाया जाए तो ये प्रमुख तौर पर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया गीत जी। इतनी कविताएं एक साथ ध्यान आती हैं जो गीत जी ने अभी पढ़ी, कि अगर लौटा तो पूर्णतर लौटूंगा। ये पूर्णता कुंवर नारायण के लिए क्या है? अपने आप में होना या एक तरह से सोचना नहीं। एक टिप्पणी पढ़ना चाहती हूँ। एक कवि की सबसे बड़ी चुनौती शायद यह है कि हर चुनौती केवल जीवन की ही नहीं, कविता की भी एक जरूरी शर्त मालूम। जब भी हम सुंदर कुछ या बड़ा कुछ जीवन में जोड़ पाते हैं, हम जीवन की एक बुनियादी चुनौती का सामना कर रहे होते। असुंदर और क्षुद्र के खिलाफ श्रेष्ठ कुछ जो रच पाना जीवन की सर्जनात्मक सामर्थ्य में हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। दुख हो या प्रेम, उसका एक कविता या कलाकृति में प्रकट होना उसका एक नई संभावना में जन्म है। पीड़ा भी जब एक अनुष्टुप में घनीभूत होती है, वह जीवन का छंद बन जाती है। ऐसे थे कुंवर नारायण, जिनका संसार आत्म से सर्व की तरफ जाता था, जिन्होंने जिंदगी को कभी स्याह सफेद के खानों में बांट कर नहीं देखा, जिनका मन और जिनकी रचनात्मकता हमेशा एक बड़ी उदारवादी दृष्टि से बनी थी। मैं बहुत सी कविताएं न सुनाकर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। ऐसी कितनी कविताएं हैं। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, अयोध्या, जख्म तो पढ़ी और अब की अगर लौटा तो पढ़ी। मतलब आप कुंवर जी का नाम लीजिए तो वो कविताएं कहीं न कहीं से उठ के खड़ी हो जाएंगी और बार बार आपको याद आएंगी। यहाँ तक कि गर्मी में गुलमोहर के फूलों पर जो उनकी एक कविता है, अमीर खुसरो, कबीर दास, फतेहपुर सीकरी, अनेक कविताएं जो बार बार पढ़ी जाती हैं, बार बार सुनी जाती हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसी कविताएं चुनूं जो शायद बहुत दिनों बाद आपको सुनने का मौका मिलेगा।
एक कविता है घर पहुंचना। हम सब एक सीधी ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर पहुंचना चाहते। हम सब एक सीधी ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर पहुंचना चाहते। हम सब ट्रेनें बदलने की झंझटों से बचना चाहते। हम सोच लेते सॉरी हम सब चाहते एक चरम यात्रा और एक परम धाम। हम सोच लेते कि यात्राएं दुखद हैं और घर उनसे मुक्ति। सच्चाई यूं भी हो सकती है कि यात्रा एक अवसर हो और घर एक संभावना। ट्रेनें बदलना विचार बदलने की तरह हो और हम जब जहां जिनके बीच हो वही हो घर पहुंचना। बहुत सी बातें याद आ रही हैं। ये कविता मैंने इसलिए भी पढ़ी कि मैं जब भी कुंवर जी से मिलती थी तो वो अपनी एक यात्रा का जिक्र किया करते थे। एक ट्रेन में उन्होंने सफर किया था, जो ट्रेन चीन से साइबेरिया तक जाती थी, और उनका मानना था कि यात्राएं करना जीवन में अनुभव अर्जित करने की तरह होता है। मैं जब उनसे मिली तो जीवन की उस अवस्था में थी जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। तो यूं तुम सब जानते हैं कुंवर जी कभी इस तरह की निजी बातें नहीं किया करते। तब तक उनकी दृष्टि भी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसा था कि जैसे मन पढ़ना उन्हें आता हो। तो बार बार जब वो अपनी ट्रेन यात्रा का जिक्र करते तो उसमें यह संदर्भ रहता कि हमारे बच्चे हमारी प्रतिछाया नहीं है, हमारी एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि वो अलग से उनका एक व्यक्तित्व होता है और उन्हें पूरा निखरते रहने देना चाहिए। उन्हें यात्राएं करते रहने देना चाहिए। उनके लिए इतना डरना नहीं चाहिए। तो बहुत सी ऐसी बातें कुंवर जी के पास बैठने से ही ऐसी सीखने को मिलती थी कि मैं कहती हूँ कि बार बार ऐसा लगता कि आप थोड़े और अमीर होकर उनके पास से लौटते थे। आपका मन थोड़ा बड़ा हो जाता था, दृष्टि खुल जाती थी, अपनी नजरों में ही अपना कद बढ़ जाता था। तो ऐसे कुंवर जी की एक और खास बात थी धैर्य। इतने वर्षों में किसी और से भी मैंने कभी नहीं सुना कि बहुत उत्तेजना के साथ उन्होंने कोई बात कही हो। ये बात जितनी उनके जीवन के लिए सच थी उतनी ही उनके साहित्य के लिए भी। तो ये धैर्य रखना, ये विस्तार करना, अपनी क्षुद्रताओं से मुक्त होना और एक सुंदर संसार के प्रति स्वीकार भाव होना, ये सब एक व्यक्ति के रूप में और एक कवि के रूप में कुंवर जी का हमको दाए है। मुझे यकीन है कि मेरे साथियों के पास भी ऐसे कुछ कुछ घटनाएं होंगी सुनाने को। तो पहले मैं मिलेना जी से कहूंगी कि मिलेना जी, आप ऐसी कोई बात हमें बताएं जो आप कुंवर जी के साथ जब जब आपको मौका मिला, आपकी बातचीत हुई हो, तो आप कुछ बताइए। आपका माइक शायद म्यूट है, जो आपको खोलना पड़ेगा। मिलेना जी, आपका माइक म्यूट है, अपना माइक ऑन कीजिए वहां से। मैंने किया, हाँ ऑन जी जी, किया शुक्रिया। मैंने। अच्छा, धन्यवाद रेखा जी। मेरे लिए अफसोस की बात यह है कि मुझे कुंवर नारायण जी से मिलने का मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि जब मैं 3 सालों से पहले 2017 दिल्ली में पहुंच गई, इसी समय वे बहुत बीमार थे। लेकिन मुझे
अभी भी वो इस उत्तेजनकियात आती है जिसके साथ मैंने पहली बार के लिए उनके घर में प्रवेश किया जब मुझे आदरणीय पूर्व जी उनके बेटे ने मुझे उनके यहाँ आमंत्रित किया। उनकी जगत का संपर्क, उनकी किताबों से संपर्क में होना, उनकी मान्य धर्म पत्नी से तथा पूर्व जी से बातचीत करना अभी तक मेरे लिए अविस्मरणीय है। लेकिन तो हमारी मुलाकात जैसे मैंने कहा कभी नहीं हुआ, लेकिन कुंवर नारायण जी के साहित्य संसार से मेरा परिचय काफी सालों से पहले हुआ, क्योंकि मैं बहुत बहुत सालों से सोफिया विश्वविद्यालय के भारत विद्या विभाग में समकालीन हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और इस कोर्स के दौरान कुंवर नारायण की व्यक्तित्व, कृतित्व तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास के संदर्भ में उनका योगदान हमारे छात्रों को संक्षेप में प्रस्तुत करती हूँ। मैं दोहराना चाहती हूँ कि ये प्रस्तुति बहुत संक्षेप में है, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ एक सेमेस्टर का है और जैसे हमें सभी को मालूम है, कुंवर नारायण जी हिंदी साहित्य के लिए एक पूरा युग है। मतलब है कि मेरे लिए तो बिल्कुल असंभव है कि मैं ज्यादा विस्तार से हमारे छात्रों को उनके विषय में बताऊं। तो परंतु उनकी रचनाओं में मेरी विशेष रुचि अंतिम वर्षों में बढ़ती जाती है। खास तौर पर उनकी काव्यात्मक गद्य मेरे लिए बहुत आकर्षक है। मुख्य कारण शायद ये है कि कुंवर जी ने तो कहानी के रूप से प्रयोग करता है, और जैसे उन्होंने स्वयं लिखा, आज जो कहानी लिखी जा रही है उसका प्रारंभिक रूप बदल रहा है। गद्य की विधाओं का मिला जुला रूप विभिन्न तरीकों से कथा लेखन में शामिल हो रहा है। मुझे गद्य की अधिकांश विधाओं का उद्देश्य जब एक दिशात्मक न होकर बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता लग रहा है। तो ताकि मेरी रुचि इंटरटेक्सुअलिटी में काफी गहरी है, मैं इसके संदर्भ में उनका विश्लेषण करने की कोशिश कर रही हूँ अंतिम समय में। मेरे ख्याल में यदि हम इंटरटेक्सुअलिटी के दृष्टिकोण से कुंवर नारायण की रचनाओं का विश्लेषण करें तो हम स्वतंत्र उत्तर हिंदी साहित्य में इस पोस्ट कॉलोनियल इंटरटेक्सुअलिटी की भूमिका बेहतर समझ पाएंगे। मैं इस मुहावरा पोस्ट कॉलोनियल इंटरटेक्सुअलिटी प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी के आधार पर कर रही हूँ। उनके प्रसिद्ध आलेख कॉलोनियल इन्फ्लुएंस पोस्ट कॉलोनियल इंटरटेक्सुअलिटी, वेस्टर्न लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर, इसके आधार पर मैं इसका प्रयोग पोस्ट कॉलोनियल इंटरटेक्सुअलिटी का प्रयोग कर रही हूँ। उनकी रचनाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो हमारे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत रोचक और प्रभावशील है, तो ये है कि इनमें
जीवन मानवीय संबंधों एवं मानवीय अंतःकरण की एक सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म और संवेदनात्मक व्याख्या की गई है। यही कारण है कि उनकी रचनाएं दुनिया भर के पाठकों को उत्साहित करती हैं, तो उनके लिए नजदीक हैं, प्रिय हैं। और जैसे रविंद्र त्रिपाठी ने लिखा, हिंदी के कुछ लेखकों की भारतीयता वैश्विकता विरोध में चली गई है। कुंवर नारायण के साथ ऐसा नहीं है। वे पूर्व पश्चिम का कोई द्वंद्व न देखते हैं, न दिखाते हैं। उनके यहाँ कोई दूसरा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, इसीलिए उनकी रचनाएं यूरोपियन पाठकों के लिए नजदीक और प्रिय हैं। और इसके कारण ये तो एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि उनकी रचनाएं बहुत भाषाओं में अनुवादित हैं, अंग्रेजी के अलावा। तो क्या मैं बहुत बोल सकती हूँ कुंवर नारायण के कृतित्व के विषय पर। सिर्फ अंत में दो बातें तो की जिक्र करना चाहती हूँ। तो रेखा जी को मालूम है कि इस साल के आरंभ में जनवरी में जब उनकी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें भाग लेती हुई मैं इस काव्यात्मक गद्य के विषय पर और इसमें इंटरटेक्सुअलिटी के विषय पर एक आलेख प्रस्तुत किया। मेरे लिए खास तौर पर रोचक ये कहानियां हैं। मोनालिसा की डायरी, कुछ हमें हुएनसांग तथा भविष्य के वाल्मीकि से पत्नी का प्रतिवाद। कुल मिलाकर सभी कहानियां जो कुंवर नारायण जी की अंतिम कहानी संग्रह में शामिल हुए। और तो इस विषय पर तो मार्च में मैं क्रोएशिया में एक दूसरी सम्मेलन के दौरान तो इस विषय पर भी बोली। और अभी तो एक प्रसिद्ध यूरोपियन तो वैज्ञानिक पत्रिका में एक आलेख तो मुझे आशा है प्रकाशित होगी, खास तौर पर कुछ में हुएनसांग की कहानी के विषय पर। और क्या और कहना, तो मेरे लिए तो क्या जैसे मैंने आरंभ में कहा, तो शायद सबसे पहली कविता, सबसे पहली रचना, कुंवर नारायण की रचना जिसको मैंने पढ़ लिया बहुत बहुत सालों से पहले, ये तो आत्मजाई महाकाव्य था। इसी समय तो मेरे लिए ये महाकाव्य बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसी समय मुझे कठोपनिषद ऐसी अच्छी तरह परिचित नहीं है और ये संबंध मेरे लिए अस्पष्ट था। लेकिन तो सालों बाद और खास तौर पर अभी जब मैं उपनिषद के विषय पर काम करती हूँ, तो इस महाकाव्य का गंभीर अर्थ तो ज्यादा स्पष्ट और रोचक बन जाता है। मेरे लिए ये ठोस रूप से बता सकती हूँ कि मेरे लिए तो हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा की विदेशी प्रेमी के रूप में कुंवर नारायण शायद सबसे श्रेष्ठ
कवि है, हिंदी साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कवि है। और तो अगले साल शायद स्विट्जरलैंड लौज़ान में उसकी कविताओं के अनुवाद के विषय में एक छोटी सी सम्मेलन होगा, लेकिन ये तो देखें मौजूद होगा या नहीं मौजूद होगा इस कोविड परिस्थिति में। आशा है कि सब ठीक होगा। एक और बार धन्यवाद इस निमंत्रण के लिए। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है आपको सुनना और आपसे एकत्र है इसमें भाग लेना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मिलेना जी। मिलेना ने ठीक कहा कि कुंवर नारायण केवल एक कवि नहीं, हिंदी साहित्य का पूरा युग। दूसरी बात जिस तरफ उन्होंने इशारा किया कि जो मानवतावाद कुंवर जी के यहाँ हम कहते हैं, जिसे मानवतावाद, जिस तरह से वो मनुष्य के मन की छोटी छोटी भावनाओं का, मानवीय अंतर संबंधों का चित्रण करते हैं, उसमें ये जो अदरिंग है, जो सेल्फ और अदर का डिवाइड है, मैं हूं और दूसरा है, वो छूट जाता है। तभी कुंवर जी ने जो काव्य संकलन भी रचा, उसमें कोई दूसरा नहीं है। तो यही जो हम विराटता की बात कर रहे थे, कुंवर जी के यहाँ वो विराटता ऐसी ही है जिसमें आत्म और अन्य का जो इस तरह का विभाजन है, वर्गीकरण है कविता में, वो उस पूरे वर्गीकरण को, उसको चुनौती देते हैं, उसे निरस्त करते हैं। तीसरी बात जो खास ध्यान दिलाया उन्होंने कि उनका गद्य कितना काव्यात्मक है। और फिर कुंवर जी के घर जाने की बात कही, तो मुझे याद आ रहा है कि जब भी हम कुंवर जी के यहाँ जाते थे तो उनकी जो स्टडी थी वही उनकी बैठक का काम करती थी मिलने वालों के लिए। उसमें एक खिड़की थी, खिड़की हमेशा सामने देखती थी। उस खिड़की के बाहर एक छोटा सा बगीचा था। शहर की भीड़ भाड़ के बीच बसा वो घर चितरंजन पार्क का, और उसमें एक सोफे पर कुंवर जी बैठा करते थे। सामने उनका वो स्टडी टेबल था जिसपे एक टाइपराइटर भी रखा था, जिन दिनों वो टाइपराइटर पर लिखा करते थे। तो ढेर सी किताबें, और उनको ठीक ठीक याद रहता था कि कौन सी किताब कहाँ रखी है। और कुछ कम सुनाई देने लगा था कि कहते थे कि पास आके बैठो तो सुनाई देगा ठीक से, लेकिन उनका मन बहुत सी आवाजें सुन सकता था। असल में कुंवर जी के साहित्य में चुप्पी पर शोध किया जा सकता है। ये चुप्पी शब्दों का ना होना नहीं है, बल्कि ये पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में जितनी भी आवाजें हो सकती हैं, उन्हें अपने भीतर सुनने की चुप्पी है। तो बहुत सी स्मृतियां मेरे मन में एक साथ साकार हो रही हैं, और मुझे पता है कि गीत जी आपके पास भी ऐसी यादों का एक पूरा खजाना होगा। तो आप अपने पिटारे से कुछ ऐसे ही क्षण पल निकालकर सबसे साझा करें। बहुत शुक्रिया। मुझे तो आप दोनों को सुनने में ही इतना आनंद आ रहा है कि इसके आगे कहा क्या जाए। कुंवर नारायण देखिए, कई बार एक बड़ा कवि अपने आप में, हम उसे कहते हैं कि वो एक युग है, हम उसे उसके समय के साथ परिभाषित करते हैं, लेकिन बहुत खुर्बत से, बहुत नजदीकी से जाके देखा जाए तो कई बार एक कवि, एक बड़ा कवि अपने आप में एक परिवार बन जाता है।
कुंवर नारायण सिर्फ एक कवि या व्यक्ति नहीं है, कुंवर नारायण एक परिवार का नाम है और हम सभी कुंवर नारायण नामी उस परिवार के हिस्से हैं, उस परिवार के अंग हैं। जैसे मेरे लिए जब भी कुंवर नारायण का जिक्र होगा, जब भी कुंवर नारायण एक व्यक्ति के रूप में उनकी बात होगी, मैं उनको विजुलाइज करूंगा, तो मेरे मित्र अनुराग वत्स वो भी उस विजुलाइजेशन में जरूर रहेंगे। जब हम कुंवर जी से मिलने जाते थे, हमेशा कुंवर जी के साथ में भारती जी भी बाहर आती थी, कई बार उन्हें पकड़ के या धीरे धीरे चलते हुए। तो जब भी कुंवर नारायण की बात होगी तो भारती जी का जिक्र भी, भारती जी की उपस्थिति, उनका चित्र अपने आप जहन में आ जाएगा। अपूर्व जो जिन्होंने इतना सब कुछ किया है, जो कुंवर नारायण को समझने में एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह हमेशा रहे, वो हमेशा याद रहेंगे। और यही नहीं, कुंवर नारायण की बहुत बड़ी खासियत ये थी कि वो एक साथ कई सारी पीढ़ियों के साथ संवादरत रहते थे। पिछली बुजुर्ग पीढ़ी तो थी ही, लेकिन नौजवानों के साथ, नौजवान कवियों, नौजवान लेखकों के साथ वो इतनी गहराई से जुड़े हुए रहते थे। दूसरे बहुत कम उदाहरण ऐसे कवियों के हैं। जैसे जब भी अगर कुंवर नारायण के घर पे जाएंगे तो आपको, जैसे मुझे याद है, अमरेंद्र त्रिपाठी कई बार मिल जाते थे, सुनील कुमार मिश्र कई बार मिल जाते थे, अनुराग और मैं, हम लोग तो थे ही, यतीन्द्र, उन्होंने उन पर काम किया। नौजवानों का पूरा एक दायरा कुंवर नारायण को घेरे हुए हमेशा मिलता था। तो इसी से समझ सकते हैं कि कुंवर नारायण का संवाद अपने से कितने युवतर, कितने नए लोगों के साथ भी उनका संवाद बिल्कुल इस बराबरी के स्तर पर होता था, उस समभाव के स्तर पर होता था, और सबसे वो बड़ी सहजता से मिलते थे। कुंवर नारायण को जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो कबीर की वो बात याद आती है कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन है कोई। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन है कोई। जिन सहजे विषया तजे, सहज कहाँ सोए। सहज होने की बात तो सब कोई करता है, लेकिन सहज कौन होता है? जो हो जाए वो महत्वपूर्ण है। ये कुंवर नारायण के पूरे व्यक्तित्व और कुंवर नारायण के पूरे कृतित्व की विशेषता है, खासियत, कि वो सहज थे। सहज होने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास, अतिरिक्त करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और उनकी सहजता का अर्थ ये नहीं था कि वो चीजों को सरलीकृत कर दें, वो चीजों को एकदम ही ऐसे धरातल पर ला करके रख दें कि उसकी जटिलता और उसकी गहराई समाप्त हो जाए। सहज, बिल्कुल अपने शुद्ध शाब्दिक संचारी दोनों अर्थों के साथ में सहज। जो कुछ आवे सहज में, सोई मीठा जान। जैसे कुंवर नारायण के पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित करती हुई ऐसी पंक्तियां जो कुंवर नारायण परिवार की, कुंवर नारायण से 500 साल पहले जो कवि पैदा हो, कबीर, उनकी कही हुई पंक्तियां, लेकिन देखिए किस तरह से उन्होंने उसे अपने पूरे व्यक्तित्व में ढाल करके रख दिया। उनके व्यक्ति से पहले, जैसा कि हमारी पूरी पीढ़ी के साथ है, क्योंकि व्यक्ति से पहले उनके साहित्य के साथ हमारा परिचय हुआ। बिल्कुल एकदम आरंभिक दौर में कुंवर नारायण को 1994-95 में पढ़ना शुरू हुआ, तब कोई दूसरा नहीं, उस समय जस्ट आया ही आया था। और कोई दूसरा नहीं, एक ऐसी किताब थी जिसने उस समय हमारी कविता को लेकर के बहुत, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी दृष्टि बन गई थी, बहुत बड़ा कुछ समझ लिया था, लेकिन वो जो समझने की शुरुआत थी, उस शुरुआत में ही कुंवर नारायण का योगदान, उस गढ़न में कुंवर नारायण का योगदान था। कोई दूसरा नहीं थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही थी कि एक कवि किस गहराई के साथ सहज हो सकता है। भारतीयता की बात अभी अभी मिलेना जी की, कुंवर नारायण की भारतीयता कहीं से भरमाती नहीं है, भरमाने वाली भारतीयता नहीं है, इसलिए वो बहुत आकर्षक भारतीयता है। और कई बार तो मुझे लगता है कि विशुद्ध भारतीयता उसी को कहना चाहिए, क्योंकि भारतीयता का अर्थ एक समावेश है। वो समावेश दरअसल
बहुत कुछ अपने प्रतिशत पर, अपने परिमाण पर निर्भर करता है। समावेश का अर्थ ये नहीं होता कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सारी चीजों को गोलिया करके इकट्ठा कर देना समावेश नहीं है। समावेश कई बार बहुत सोचा समझा और प्रतिशत के आधार पर भी होता है। कुंवर नारायण ने ये समावेश भारतीयता का बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कई सारे दूसरे कवियों, लेखकों, व्यक्तित्वों को देखा जाए तो उनकी भारतीयता पर कोई ना कोई एक पहलू हावी होता है। किसी की भारतीयता पे बिहार हावी होगा, किसी की भारतीयता पे बंगाल हावी हो जाएगा, किसी की भारतीयता तमिल हावी होगी, तेलुगु हावी होगी। ये सब विभिन्न रंग हैं भारतीयता के, ये रंग शामिल होने चाहिए, किंतु कोई एक या दो रंग यदि आपकी संपूर्ण समझ पे भारतीयता पे हावी हो जाएगी तो दरअसल आपकी भारतीयता तब भरमाने लगेगी, एक अलग पहचान, एक अलग किस्म की आइडेंटिटी की तरफ ले जाने लगेगी। कुंवर नारायण के पास ये नहीं थे, उनके पास कभी कोई उत्तर प्रदेश हावी नहीं है, उनके पास कोई बिहार, कोई राजस्थान हावी नहीं है। विशुद्ध भारतीयता पैमाने में, जैसे कि उन्होंने अपने लिए भारतीयता के नए सूत्र, भारतीयता के नए धागे अपने लिए निर्धारित किए हैं। उनकी भारतीयता उन्हीं अर्थों में भारतीयता थी जिन अर्थों में अकीरा कुरोसावा जापानी थे, जिन अर्थों में यासुजीरो ओजू जापानी थे। यानी उनके पूरे काम की जड़ें भारतीयता में बैठी हुई थी। वो एक ऐसे पेड़ थे जिसकी जड़ और जिसके फल में एक पर्याप्त दूरी थी। जड़ भारतीयता में है और उसके फल जो हैं वो तमाम वैश्विकता को संबोधित है। उसका फल तमाम वैश्विकता के लिए, पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध है। कुछ ऐसे होते हैं जो राइजम्स की तरह होते हैं, जो जमी कंद की तरह होते हैं, कि जो जड़ होता है वही फल होता है, जड़ के पास ही फल होता है। लेकिन एक बड़ा कवि, बहुत बड़ा कवि, उसकी जड़ और फल के बीच, उसके जड़ और शाख के बीच, जड़ और पत्तियों के बीच एक जो पर्याप्त दूरी होती है, एक पर्याप्त संतुलन जो होता है, वो कुंवर नारायण के पास भारतीयता और वैश्विकता इन दो संदर्भों में था, और इसलिए भी वो बेहद गहरे स्तर पर भारतीय हैं। देखिए, कुंवर नारायण अपनी पूरी जनरेशन के और अपने से बाद की भी जनरेशन के मेरे ख्याल से सबसे अधिक पढ़े लिखे, सबसे अधिक नॉलेजेबल कवियों में से एक थे। तमाम दुनिया के साहित्य की तमाम परंपराओं की जानकारी उन्हें थी, भारतीय ज्ञान परंपरा की तमाम चीजें उन्हें पता थी। लेकिन विशुद्ध अर्थों में वो भारतीय कैसे थे? क्योंकि वो प्रस्थान त्रयी को एक तरह से, उनसे कई बार बात होती थी। आखिरी दिनों के बाद 2010 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, सौजन्य अनुराग वत्स से, और हम हमेशा, अनुराग और मैं, कुंवर जी के घर जाया करते थे। और वो बहुत प्यार से, जब भी हम जाते, बिना बिना भोजन किए, बिना उसकी वो आने नहीं देते थे, लंबा समय साथ में गुजारते थे। भारती जी तो कहती भी थी कि तुम लोग आते हो तब इनके चेहरे की एक चमक अलग ही तरह से दिखाई देने लगती है, ऐसा लगता है कि ये कितना बोल लें, कितना बोलें। और कुंवर जी तब बहुत बातें करते थे, बहुत उनके साथ बैठ करके बातें होती थी। उस समय वो कुमार जीव पे काम कर रहे थे, पूरे सिल्क रूट पे उनसे बातें होती थी। क्या गजब का उनके पास इंसाइट था उस पूरे इतिहास के लिए। कुमार जीव और बुद्ध, और खासकर महायान बुद्धिज्म में जुड़ा हुआ जो पूरा मिथोलॉजी है, बुद्धिस्ट मिथोलॉजी, क्या गजब की इंसाइट थी। और उसके साथ साथ वो पूरा वर्तमान, वो राजनीतिक चीजों को भी बहुत बातों बातों में ऐसी आसानी से, इतने सरल शब्दों में विश्लेषित कर जाते थे। क्या इंसाइट था। तीन चीजें उनसे बातचीत करते हुए भी महसूस होता था, उनको पढ़ते हुए भी महसूस होता है। और हम उनसे कहते भी थे कि ये आपका ना विशिष्ट प्रस्थान त्रयी है। भारतीय प्रस्थान त्रयी ब्रह्मसूत्र, अद्वैत और गीता से बनता है। कुंवर नारायण का प्रस्थान त्रयी किससे बनता है? कुंवर नारायण का प्रस्थान त्रयी बनता है इतिहास से, दूसरा बिंदु हो गया मिथक से, तीसरा बिंदु हो गया विशद वर्तमान। कुंवर नारायण इतिहास, मिथक और विशद वर्तमान, इन तीन प्रस्थान त्रयी, तीन जगहों से चलते थे और एक जगह मनुष्यता के महास्वप्न पर पहुंचते थे। भारतीय दृष्टि यही है।
दुनिया में तमाम जगहों पर एक जगह से चला जाता है। हम एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं और कई सारे विभिन्न बिंदुओं पर पहुंच जाते हैं। भारतीय दृष्टि है कि वो 3 जगहों से चलना शुरू करता है। ये प्रस्थान त्रयी, ब्रह्मसूत्र, अद्वैत वेदांत, भगवत गीता हो, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति हो, अ हो, उ हो, म हो, जिसे आप कह लें। कुंवर नारायण के पास ये 3 धाराएं, 3 धाराओं से वो चल करके एक जगह पहुंचते थे। वो एक जगह कविता के भीतर मनुष्यता के उस महास्वप्न को हासिल करना था, जिसमें वो कई कल उलट करके कहते थे, तड़प करके कहते थे कि जख्म, प्यार का एक जख्म होता, बेदाग निकल जाता। तो खैर, कहने का अर्थ ये है कि कुंवर नारायण की भारतीयता कहीं से भरमाती नहीं है, और इसीलिए उनके पूरे पाठ में, उनके पूरे टेक्स्ट में एक खास किस्म की टेक्सचुअल अपील है, जो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों के लोगों को अट्रैक्ट करती, आकर्षित करती है। भारत में भी भाषाओं के पार, ये टेक्सचुअल अपील जो है दरअसल भाषाओं के पार चले जाने की, टेक्सचुअल अपील भाषा को पार कर जाने की बात होती है। भाषा के भीतर तो एक अपील होती है, लेकिन टेक्सचुअल अपील कहीं न कहीं भाषा के भीतर भाषा को पार करने की भावना के साथ विकसित होती है। कुंवर नारायण दरअसल हमारे सबसे बड़े कवियों में इसलिए हैं क्योंकि वो इसी टेक्सचुअल अपील को, इस पॉलीजेनेसिस को, यानी एक ऐसा कवि जिसका उद्गम किसी एक बिंदु से होने की बजाय कई सारे बिंदुओं से हो, जो किसी एक परंपरा से आने की बजाय कई सारी परंपराओं को अपना मानता। और कुंवर नारायण उन बिरले कवियों में से एक हैं हिंदी के, जिन्होंने ये काम सायास किया और जिन्होंने इस काम को अपनी तरफ से एक्नॉलेज भी किया। बहुत सारे कवि होते हैं, वो इसको इस तरह से कह देते हैं कि हम तो किए जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। कुंवर नारायण बाकायदा अपनी जेनेसिस बताते हुए चलते हैं, एक महाकवि की तरह, महाकवि निराला बताते हुए चलते थे। निराला मुझे याद आता है, बंग भाषा का उच्चारण निराला का एक आरंभिक लेख था। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास भेजा था छपने के लिए, और जब वो स्वीकृत हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पूछा, आप कौन हैं, आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर सा खत लिखा था निराला ने, और संकेतों में अपने बारे में बताते हुए चले थे। डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं कहा था मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। संकेतों में अपना जेनेसिस उन्होंने दे दिया था। और निराला अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे रचना कर्म में जेनेसिस के सूत्र देते हुए चलते हैं। कुंवर नारायण में बिल्कुल वो चीज है कि वो एक तो पॉलीजेनेसिस है, मल्टीपल सोर्सेस से, बहुमुखी उद्गमों से वो निकल करके आते हैं, और उसके बाद अपने सारे उद्गमों का पता आपको देते हुए चलते हैं कि मैं सरहपा में से भी निकला हूँ, मैं खुसरो में से भी निकला हूँ, मैं काफ्का के प्राहा से भी आया हूँ, मैं जेम्स जॉयस से भी आया हूँ, मैं बोरहेज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं संस्कृत की उस पूरी परंपरा से, मीर और गालिब की उर्दू परंपरा से, और दुनिया की तमाम दूसरी काव्यात्मक परंपरा से मेरा गहरा जुड़ा हुआ है। ये कुंवर नारायण होना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है वैसा होना, लेकिन वैसा सहज होना, वैसा गहरा होना तमाम हम सारे कवियों का एक तरह से स्वप्न होता है। और वो उन्होंने इसे छुआ, इसे अचीव किया, इसलिए वो निश्चित ही हमारे समय के, हमारे देश के, न केवल हमारी भाषा के, क्योंकि हमारे देश के महाकवियों में से एक हैं। आपके पास बहुत बहुत सुंदर गीत जी, बहुत आपने जरूरी बातें कुंवर जी के बारे में कही, और उनसे हमें कुंवर जी को समझने का एक मौका मिलता है। कुंवर जी कभी भी हड़बड़ी में नहीं रहे कि ये लिखना है या ये छपाना है। उनकी कविता की जो संकलन है, उनके प्रकाशन में 14 साल का अंतर होता है लगभग।
पहले आत्मजयी और अपने सामने में भी है, और इसी तरह जो अलग अलग धरातल हो सकते हैं काव्य रचना के, कुंवर जी उनकी पड़ताल करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। मैं अक्सर जो बात आप भारतीयता के बारे में कह रहे थे कि जो जेनेसिस है कुंवर नारायण का, मैंने हमेशा ये देखा कि एक भारतीय दृष्टि जो है, चाहे वो हम आत्मजयी को लें चाहे वाजश्रवा को लें, उसकी जो बहुलतावादी दृष्टि है वो कभी एक मुखी होने पर विश्वास नहीं करती। कुंवर जी के नजदीक भी कितनी ही वो महत्वपूर्ण बात क्यों ना हो, लेकिन कभी उसकी एक मुखता में कुंवर नारायण ने विश्वास नहीं किया, उसे नहीं माना। थोड़ा सा संदेह, थोड़ा सी शंका, थोड़ी सी संभावना, वो गुंजाइश बनती है जिससे कि आप उस संवाद को बनाए रख सकते हैं। दूसरी बात कि कुंवर जी ने हमेशा अहंकार को त्यागने की बात की। अब है वो एकदम आधुनिक बोध के कवि, लेकिन अगर याद करें तो हमारा पूरा भक्ति साहित्य अहंकार के विलयन का साहित्य है, और जिस खूबसूरती से कुंवर नारायण उस अहंकार के निरस्त होने की बात करते हैं वो गजब है। मैं आगे कुछ भी कहने से पहले उनकी एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। आना किंतु इस तरह, आना किंतु इस तरह कि अब की पहचान में ना आना। जो आप कह रहे थे कि कहते हैं अपने बारे में लेकिन उस तरह से नहीं कहते, जैसे तुम नहीं तुम्हारी जगह एक धुंध, एक कुहासा, डूबते सूरज की धूसर रोशनी को ओढ़े हुए आना जबकि समय बहुत कम हो, और अनंत पड़ा हो पाने को, तुम बेहद जल्दी हो कहीं जाने की, और एक अजनबी रास्ता बेताब हो मुझे ले जाने को। उस वक्त आना ऐसे कि लगे किसी ने द्वार खटखटाया, कोई ना हो पर लगे कि कोई आया, इतना आत्मीय जैसे हवा का एक झोंका, और मुझ में समाकर निकल जाना जैसे निकल गई एक पूरी उम्र। तो ऐसे ही है कुंवर नारायण। दूसरी बात जो हम पहले कर भी रहे थे वो है समय की जो उनकी पूरी अवधारणा है। जिस तरह से समय को उन्होंने एक निरंतरता के रूप में देखा, इसीलिए इतिहास और परंपरा उसका हिस्सा है, उसको छोड़कर वो नहीं चल सकते। तो उनके लिए ये पूरा जो आधुनिक बोध है वो तोड़ देने का नहीं है, बल्कि वो एक नए आसमान को तलाशने का है, जिसमें आप जो बात आपने कही कि जड़ से लेकर फल तक की जो यात्रा है, कि अगर उस जड़ों को भुला दिया जाएगा। और एक खास बात ये भी है कि बहुत समय तक कुंवर जी की पहचान एक व्यक्ति भाव से जुड़े या आत्म से जुड़े कवि के रूप में की गई, और एक बहुत बेमानी सी बहस चलती रही कि क्या यथार्थ से उनकी जो आवाजाही है, उनकी जो नेगोशिएशन है, उनका जो संवाद है वो किस तरह से होता है। तो एक बार बिल्कुल मैंने कुंवर जी से ये पूछा भी कि कुमार जीव जो है वो क्यों संघर्ष नहीं करता, क्यों राज सत्ता एक कलाकार को जितना मजबूर बना देती है उसके विरोध में खड़ा क्यों नहीं होता, और क्यों एक दूसरा रास्ता चुन लेता है। तो कुंवर जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपका लक्ष्य कहाँ है। अगर आपको ये
पहचान है, ये बारीक सी पहचान है, तो आप उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करेंगे उस सबके साथ। तो कुंवर जी, क्योंकि उनके लिए समय जो है कुछ सालों में, कुछ घटनाओं में, केवल परिवेश में, यथार्थ की ऐसी परिभाषाओं में निबद्ध नहीं है, इसलिए कुंवर जी ने समय के अनेक धरातल अपनी कविता में एक सूत्र में, एक निरंतरता के साथ अभिव्यक्त किए। तो अपनी आगे की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए आप दोनों को मैं एक कविता के साथ आपको ये इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सौंपूंगी। और इच्छा तो थी कि अयोध्या पढ़ती, लेकिन एक कविता और सम्मे दीन की लड़ाई जो बहुत मेरी प्रिय कविता है एक, लेकिन मैं पढ़ूंगी सबीना कविता फिलहाल। मैं नहीं जानता उसका अतीत, उसका राष्ट्र, नहीं जानता कब हुआ उसका जन्म, कब हुई वह जवान। एक मिनट, अच्छा, शायद इसकी बैटरी खत्म हो रही थी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। मैं नहीं जानता उसका अतीत, उसका राष्ट्र, नहीं जानता कब हुआ उसका जन्म, कब हुई वह जवान, कब होगी बूढ़ी, कब होगा उसका अंत। उसके कमरे की खिड़की से दिखता है केवल दूर दूर तक फैला उसका वर्तमान, हर समय झिलमिलाती एक उज्जवल सतह। वह एक झील है, वह एक झील है पहाड़ों से घिरी, उसकी आंखें आसमानी, उसका नाम है सबीना। बिल्कुल अपने ढंग की अकेली है वह, जैसे झील के बीच संत पावलो का द्वीप, जैसे पहाड़ की चोटी पर चोरियालों का गिरजाघर, पहाड़ों की गागर में एक छोटा सा सागर, मृत्यु की तरह पुरातन, जीवन की तरह सनातन। एक अपराजित साहस है वे, लिखते नहीं बनती जो, ऐसी एक कविता का शीर्षक है सबीना। बहुत दूर से आती है उड़कर, प्रतिवर्ष भारत में एक घुमंतु चिड़िया बैठ जाती है किसी भी डाल पर और उसे ही मान लेती है अपना घर। उड़ती फिरती दिखाई देती है कुछ दिन, चहकती बोलती सुनाई देती है कुछ दिन, फिर लौट आती है एक दिन अपनी झील के किनारे। हमारे देश की एक ऋतु, एक बोली है सबीना। तो आप दोनों एक बारी बारी अंतिम टिप्पणी के रूप में या जो भी ख्याल आपके मन में आ रहा हो उस पर कहना चाहें। मिलेना जी, क्या पहले आप कहेंगे? हाँ जी, लेकिन धन्यवाद। आप सुन पाते हैं रेखा जी? हाँ, अच्छा अच्छा। तो जो आपने बताया, तो मैं अहम अहमकार के संबंध में मैं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुंवर नारायण जी एक प्राचीन वैदिक ऋषि, प्राचीन वैदिक आचार्य के रूप में तो हमें आधुनिक पीढ़ियों को सिखाते रहते हैं। एक उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में तो दार्शनिक अर्थ काफी गंभीर है। और मेरे लिए ये संबंध भी महत्वपूर्ण है जिसके बारे में गिज भी बोला।
जो मिथक और इतिहास के साथ है, खास तौर पर मिथक से और प्राचीन भारतीय संस्कृति से। उदाहरण के लिए मेरे विद्यार्थियों के लिए अयोध्या कविता बहुत रोचक है। प्रोबेबली तो शायद कारण ये है कि उनको रामायण तो परिचित है और वे भिन्न भिन्न तो संबंध करते हैं और इस प्राचीन मिथ को आधुनिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। अयोध्या मेरे प्रिय कविता भी है, क्योंकि संक्षेप में ऐसे गंभीर सत्य कुंवर जी ने प्रकट किया इस कविता में, चक्रव्यूह में भी, महाभारत कविता में भी। और लेकिन मैं तो एक और कविता, यदि मौका मिलता है, समय मिलता है, एक और कविता तो सुनाना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय भी है। एक संक्षिप्त कालखंड में अगर मुझ में अपनी दुनिया को बदल सकने की ताकत होती, तब सबसे पहले उस मैं को बदलने से शुरू करता जिसमें दुनिया को बदलने की ताकत होती। उसे एक पिचका गुब्बारा देता जिस पर दुनिया का नक्शा बना होता और माफ कीजिए और कहता, इसमें अपनी सांस भरो, इसे फुलाकर अपने से करोड़ों गुना बड़ा कर लो और फिर अनुभव करो कि तुम उतना ही उसके अंदर हो जितना उसके बाहर। बहुत गंभीर अर्थ है इस कविता में। तो हमारे लिए ये मेरा सबसे खतरनाक है और आधुनिक हमारे आधुनिक तो पीढ़ियों के लिए ये सत्य बहुत महत्वपूर्ण है और होना चाहिए। धन्यवाद। गीत जी आप? हाँ बिल्कुल। मैं अंत में कुंवर जी की एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा, जो बिल्कुल 4 पंक्तियों की कविता है और कई बार उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग केवल हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने निराश लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जीवन के प्रति प्रेरणा देने के लिए भी किया है और सोशल मीडिया पर बहुत वाइडली सर्कुलेट होती है। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो हरा। 4 पंक्तियां, इन पंक्तियों में कुंवर नारायण इसके अलावा और जो 3 पंक्तियां इंग्लिश में कविता, कुंवर नारायण को आकार इनका पकड़ने, आकार समझने, इन्हें अपने भीतर बसाए रखने के लिए 3 पंक्तियां 3 दरवाजों की तरह है। या फिर से मैं किसी को प्राचीन भारतीय संस्कृति का वो जो शब्द है, प्रस्थान त्रयी का दर्शन का शब्द है, गीत जी की आवाज चली गई है, शायद कनेक्शन कट गया है। तो जब तक वो हमसे फिर से जुड़ते हैं, मैं भी एक कविता में से एक छोटा सा अंश पढ़ देती हूँ, जो कुंवर नारायण को मेरे नजदीक इतने महत्वपूर्ण कवि के रूप में, व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करता है और एक पूरी जीवन दृष्टि के रूप में। कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हों, बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं।
वाणी में कवित्व हो, कर्कश तर्क वितर्क का घमासान नहीं। कल्पना में इंद्रधनुषों के रंग हों, ईर्ष्या द्वेष के बदरंग हाथ से नहीं। निकट संबंधों के माध्यम से बोलता हो पास पड़ोस, और एक सुभाषित, एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो जीवन विवेक। कुंवर नारायण इसी जीवन विवेक के कवि हैं, जो सदा हमारे भीतर, हमारे बाहर, हमारे साथ रहेंगे, बिल्कुल एक होकर, बिना दूसरा होने की भावना के। जो विस्तृत क्षितिज उन्होंने दिया, जो परिवार, साहित्य का परिवार उन्होंने बनाया, सौभाग्य है हमारा कि हम उसका हिस्सा हैं। और उसके लिए भारती जी और अपूर्व जी का भी बहुत धन्यवाद। मिलेना जी, आपका बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़ी। गीत जी का कनेक्शन कट गया है, लेकिन गीत जी ने जितनी सुंदर व्याख्या की, उनका भी धन्यवाद। और हिंदी कविता पेज के मनीष गुप्ता जी, इनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज हमें यह अवसर दिया कि इस पेज से हम कुंवर जी को याद करें, जैसे कि हम हमेशा उन्हें याद करते रहे हैं। और पिछले बरस एक भव्य कार्यक्रम में हमने उनकी रचनाओं को पढ़ा, गुना। कुंवर नारायण इस तरह के कवि हैं जो हर बार पढ़ने पर नया अर्थ देते हैं। यही ज्ञान क्षितिज का विस्तार है। हम ऐसा करते रह सके, उसकी बस यही कामना है। और आज के दिन हम कुंवर जी के लेखन, उनके जीवन का मानो एक उत्सव मना रहे हैं। उनकी यादों का ये उत्सव है, जिसमें हम और हमारे सारे जुड़ने वाले साथी जो हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, उन सब का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।